भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। रविवार को JSLV D5 के लॉन्च के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी तकनीक से बना क्रायोजेनिक इंजन है। इस लंबी छलांग के बाद इसरो के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ गया है और वो भारी उपग्रह लेकर जाने वाले दूसरे अभियानों की तैयारी में जुट गए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को मंगलयान रवाना करने के लगभग 2 महीने बाद एक बार फिर से मुस्कुराने का मौका मिला। रविवार को इन्होंने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV D5 का सफल प्रक्षेपण किया। खास बात ये रही कि इसे पहली बार अपने देश में बने क्रायोजेनिक इंजन से लॉन्च किया गया। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस, जापान, चीन और फ्रांस जैसे उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने क्रायोजेनिक इंजन बनाने में कामयाबी हासिल की है। देश में क्रायोजेनिक इंजन बनाने की कहानी दिलचस्प है। दिसंबर 1982 में PSLV प्रोजेक्ट के क्लियरेंस के 6 महीने बाद क्रायोजेनिक स्टडी टीम बनी। जनवरी 91 में रूस की कंपनी ग्लावकास्मोस और इसरो में डील हुई कि रूस हमें क्रायोजेनिक इंजन देगा। मई 1992 में अमेरिका ने इसरो और ग्लावकास्मोस को बैन कर दिया, जिसके बाद ये डील रद्द हो गई। फरवरी 2000 में पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट हुआ, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अप्रैल और दिसंबर 2010 में भी स्वदेशी क्रायोजेनिक टेस्ट में पास नहीं हो सका। अगस्त 2013 में आखिरी समय में ईंधन लीक होने की वजह से प्रक्षेपण टल गया। GSLV D5 रविवार शाम 4:18 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। तो GSLV जो D5 का लॉन्च हुआ है वो एक वाटरशेड है फॉर इसरो, जो हमारे इंडियन, क्योंकि इंडिया ने सक्सेसफुली क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज़ किया है जो उसका अपना है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, और वो लॉन्च हुआ है yesterday and to put a communication satellite called GSAT-14 into the satellite orbit. स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष में वजनी सैटेलाइट भेजने में सक्षम होगा। खास बात यह है कि इसके माध्यम से भारत अंतरिक्ष बाजार में अपनी हिस्सेदारी को भी मजबूत कर सकेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने आखिरकार 20 साल के बाद उस अमेरिका को जवाब दे दिया है जिसने उसे क्रायोजेनिक इंजन तकनीक देने से मना कर दिया था। इस तकनीक को स्वदेश में ही विकसित कर लेने के साथ ही भारत उन 5 चुनिंदा देशों के साथ खड़ा हो गया है जिसके पास ये तकनीक पहले से ही है। इसके साथ ही इसरो को अंतरिक्ष बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का भी मौका आसानी से मिल गया है। कैमरामैन जसवंत के साथ इस समय दिल्ली से अमित श्रीवास्तव। JSLV D5 की सफल लॉन्चिंग से भारत ने ऊंची उड़ान हासिल की है। ये सफलता कितनी खास है, देश को कितना फायदा होगा, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने वैज्ञानिक CB देवगन जी मेरे साथ हैं और हमारे साथ अहमदाबाद से वैज्ञानिक नरोत्तम साहू जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल देवगन जी आपसे है कि खालिस स्वदेशी तकनीक से बना क्रायोजेनिक इंजन पहली मर्तबा इस तरह से इस्तेमाल किया गया है और सफल लॉन्चिंग हो गई है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान की नज़र से अगर देखा जाए उस क्षेत्र में भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी आपकी नज़र में? जब हम लोग स्पेस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की बात करते हैं, उसमें आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो PSLV हमारे लिए ऑलरेडी एक वर्क हॉर्स जिसको हम लोग लॉन्चेस को बोलते हैं वो बन चुका है। लेकिन उससे ज़्यादा वजन के सैटेलाइट्स को ऊपर ले जाना और कक्षा में स्थापित करने के लिए हमें अपना एक क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करना था, और जो हम लोगों ने कर लिया। तो इससे हम अपने जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनको ऑर्बिट में खुद एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और कमर्शली दूसरे देशों के जो सैटेलाइट्स हैं उनको कम दामों पर, अब मार्केट की अगर बात करें, दूसरी कंपनियों से, दूसरे देशों से कम दामों पे उनको एस्टैब्लिश करके हम लोग इस मार्केट में एक तरह से फ्रंट रनर भी बन जाएंगे। और अपनी कैपेबिलिटी भी हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया है कि हम लोग उस क्लब में शामिल हो चुके हैं जिसमें क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। नरोत्तम जी, क्रायोजेनिक इंजन भारत ने खुद तैयार किया है, स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है, लेकिन शुरुआत में कहा गया था कि रूस से तकनीक को लिया जाएगा, लेकिन अमेरिकी दबाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया था। अब जबकि हम लोगों ने अपने ही इंजन के जरिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो एक तरह जो माहौल है आज आप देख रहे हैं, भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त किस तरफ बढ़ रहे हैं देवयानी के चलते, तो आपको लगता है कि इस वक्त ये जिस तरह की लॉन्चिंग हुई है, कामयाब लॉन्चिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी एक करारा जवाब है कि हम भी आत्मनिर्भर हो गए इस क्षेत्र में?
जी, ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का वैज्ञानिकों को लोगों के साथ। कल का जो सफल लॉन्च हुआ, इसी में नॉट ओनली क्रायोजेनिक का सफल परीक्षण हुआ, जो 20 साल से हम लोगों का प्रयास लग रहा था, 20 टेस्ट में इनका था, ताकि इस साथ में जो क्रायोजेनिक में सफलता मिल गया, एक ही हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया, ताकि हमारा जब अभी से मंगलयान के बाद अभी जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट बिग साइंस प्रोजेक्ट मिशन टू मून, जो मार्स मैन मिशन होगा इसके बाद में भी, इनके भी कामयाब के लिए ये एक और एक हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग स्टेप है। देवन जी, एनकरेजिंग स्टेप है, मनोबल बढ़ गया है जो वैज्ञानिक है उनका, लेकिन इसके मायने क्या हैं अगर हम लोग लंबी रेस की बात करें तो? इसके मायने आप ऐसे मान के चलिए कि स्पेस में या अंतरिक्ष में हम लोगों को अगर कोई सामान लेके जाना है, जैसे हम लोग मालगाड़ी में सामान लेके जाते हैं या ट्रक में कार्गो में सामान जाता है, तो जो व्हीकल जितना ज़्यादा सामान लेके जा पाएगा उतना ही हम लोग उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो क्रायोजेनिक इंजन बनाने से जो थर्ड स्टेज जो किसी भी रॉकेट की होती है, जब अंतरिक्ष में काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाता है, उस समय उसको मटेरियल को, स्पेसक्राफ्ट को आगे ले जाने के लिए अगर हमारे पास ईंधन जो है क्रायोजेनिक की, हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन अगर आम आदमी की भाषा में समझे कि क्रायोजेनिक इंजन क्या है, उसमें जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो इतना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इतने कम तापमान पे उसको स्टोर किया जाता है कि जब उनको आपस में मिलाया जाता है तो इतने ज़्यादा ऊर्जा हम लोगों को मिलती है, जिससे हम लोग बड़े से बड़े वज़न को भी, अगर अब की बात करें तो करीब 5000 किलो वज़न हम लोग हैं। तो ये मनोबल हमारा, हमें पता है कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन ये आगे आने वाले समय के लिए अगर हम लोग स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि चांद पर हम लोगों ने कॉलोनीज बसानी है, या हमारा मून मिशन की बात कीजिए कि रोवर या लैंडर उस पर लैंड करवाना है, तो हमें किसी के भी सैटेलाइट व्हीकल की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लॉन्चर से खुद ही उसको एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और अब जबकि जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, टेम्परेचर जब अंतरिक्ष में या स्पेस में एंटर करता है ये GSLV-D, तो उस वक्त क्या रहता है, उस तरह कौन कौन सी खास बातें जिनका ध्यान रखना पड़ता है जब इस तरह के तकनीक का इस्तेमाल होता है? ये जो तकनीक इस्तेमाल की गई है, ये सुनने में तो बड़ी आसान लगती है कि दो अलग अलग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोगों ने बहुत ही कम तापमान पे, अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है करीब 0 से 183 डिग्री नीचे पर जाके वो लिक्विड बनती है, और हाइड्रोजन 0 से 253 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर लिक्विड बनती है। लेकिन उनका उस लिक्विड फॉर्म में रहना और फिर उसको इतनी हाई स्पीड में पंप करना, ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, तो इसमें जो इन्होंने ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को दूर किया है पूरे 20 सालों में, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। और ये जो अब क्रायोजेनिक इंजन जब बन चुका है एक बारी, तो अब अगले जितने भी मिशन हम लोगों ने प्लान किए हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिससे टीवी चैनल्स चलते हैं या इंटरनेट चलता है या टेलीमेडिसिन चलती है, वो हमारे लिए एक तरह से रास्ता बिल्कुल खुल चुका है। नरोत्तम जी, अब पहले भी 2 मरतबा ऐसी कोशिश हुई है कि क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाए। अगस्त 2013 में भी ऐसी कोशिश हुई थी जो कि बहुत कामयाब नहीं हो पाई। तो अब हम ये मानकर चलें कि कल जिस तरह का सफल लॉन्च हुआ है, उसके बाद जो खामियां हो सकती थी इस इंजन में, उनको दूर कर लिया गया है और आगे ये कामयाबी की डगर पर बढ़ता रहेगा। जी, देखिए, ये क्रायोजेनिक इंजन का जैसे हम लोग विश्लेषण लिया कि दो फ्यूल को हम लोग लिक्विड के का फॉर्म में इनको माइनस लेवल में इनको ले जाएंगे, एंड इनका इंजेक्ट करने के बाद हम लोग को काफ़ी इजीली हम लोग को बड़ा बड़ा वजनदार लिफ्ट को हम लोग ऑर्बिट में पहुंचा पाएंगे एंड इनके साथ काम कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम लोग देखेंगे तो सपोज हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, नाउ हमारा जो फ्रांस के साथ हमारा डिपेंडेंसी था, इनके सैटेलाइट के माध्यम, लॉन्च व्हीकल के माध्यम से हमारा सैटेलाइट जा रहा था, अभी ये डिपेंडेंसी हमारा साइंटिस्ट के पास रह गया। एंड इसके साथ हम लोग कल हमारा कोई भी जिस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी एंड हमारा साइंस डेवलप हो रहे हैं, तो हम लोग और इंडियन साइंस और इंडियन साइंटिस्ट सारा स्पेस को इनका मुट्ठी में जैसे रख करके ये लोग हम लोग अभी नया दिशा ले सकते हैं। देवन जी,
चमत्कार भी कह रहे हैं नरोत्तम जी से कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए। अब आपको क्या लगता है आगे कौन कौन से ऐसे हमारे अभियान हैं जो इस क्रायोजेनिक इंजन के सफल प्रक्षेपण के साथ हम ये मानकर चलें कि वो भी कामयाब होते नजर आएंगे हमें आगे चलकर? जितने भी हैवी पेलोड्स वाले हमारे मिशंस हैं उसमें अगर हम बात करें, चंद्रयान की बात करें, वो PSLV से छोड़ा गया था, जिसको मैंने पहले भी बताया कि उसको हम लोग अपना एक वर्क हॉर्स बोलते हैं। वो बड़ा डिपेंडेंट एक व्हीकल है हमारा, लेकिन जैसे वजन बढ़ता जाएगा तो हमें ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली इंजन चाहिए होंगे। उस सीरीज़ में GSLV लॉन्चर आएंगे तो मून के जो मिशन है उसमें पहला लैंडर है और आगे आने वाला तो मैंड मिशन चाहिए होगा मून के लिए, जिसमें हम लोग एक आदमी को, मानव को वहाँ उतारेंगे। तो ये इंजन जो हैं और ये लॉन्चर जो हैं बहुत हमारे काम में उपयोगी आने वाले हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, जैसे कि नरोत्तम जी भी कह रहे हैं कि फ्रांस पर हम लोग निर्भर करते थे कि हमारे यान को ऊपर ले जाया जाए, तो अब हमारी वो जो उनके ऊपर निर्भरता थी वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल। और उसमें आप निर्भरता खत्म होना तो एक बात है, जो जिस कॉस्ट में हम लोग उसको भेज रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से ऑलमोस्ट आधे दाम में हम लोग उसको भेज पा रहे हैं। तो अपने आप में एक दूसरी कंपनियां या दूसरे देशों के लिए एक चुनौती बनता जाएगा कि कोई सैटेलाइट को हम लोग मार्केट प्राइस से आधे प्राइस में ही अगर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तो कितने सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो हम लोगों के पास आने शुरू हो जाएंगे लॉन्च करने के लिए। तो ये बिल्कुल आप जिसको गेम चेंजर कहते हैं कि हम दूसरों के पास जाके रॉकेट में उनसे लॉन्चेस करवाते थे, तो ये उल्टा हमारे पास आके अब दूसरे देशों के सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च होने शुरू हो जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी नरोत्तम जी और हमारे साथ देवगन जी लगातार बने हुए हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि बाकी छोटे देश जो वाकई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं अपने यानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, वो भारत की तरफ आएंगे, भारत की मदद लेंगे। इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल ऊंची छलांग लगाई है, सफल प्रक्षेपण किया है और इसी पर हम लगातार चर्चा करेंगे इसके मायने क्या हो सकते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जाने माने वैज्ञानिक गौहर रजा जी भी जुड़ गए हैं। रजा साहब, आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपकी नज़र में कल जो सफल प्रक्षेपण हुआ है उसे और क्रायोजेनिक इंजन का पहली मर्तबा सफल इस्तेमाल किया गया है, आपकी नज़र में ये भारत के लिए कितना अहम हो सकता है आने वाले दिनों में? ये एक बहुत बड़ा कदम है जो हमने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ लिया है। इसमें बहुत वक्त लगा है क्योंकि बहुत सारे देश ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश में क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी के ऊपर हम पूरा उबूर हासिल कर सकें। इसलिए ये एक बड़ा कदम है कि ये टेक्नोलॉजी PSLV जो हम भेजते रहे, जो हमने मास्टर कर ली है टेक्नोलॉजी, जिस पे हमें उबूर हासिल है पूरी तरह से, उस टेक्नोलॉजी से ये भिन्न टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बिल्कुल इस तरह से समझिए कि जैसे साइकिल से कार तक पहुंच जाना, यानी अभी तक हम साइकिल से चल रहे थे, अब हम कार से चलने लगेंगे। या यूं समझिए कि कार से जिस तरह का प्रक्षेपण हो सकता है उसके मुकाबले में एक ट्रक हमारे हाथ में आ जाए। इसलिए ये एक बड़ा कदम है और ये टेक्नोलॉजी बड़ी भिन्न है जो अभी तक हमारे पास थी, जिस पर हमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट अबाउट इट, मतलब कॉन्फिडेंस था हमको। जैसे हमने अभी चंद्रयान भेजा था या उसके बाद के जो हमारे प्रक्षेपण रहे, उनमें हम PSLV का इस्तेमाल करते रहे। PSLV और इसमें फर्क यह है कि जिस तरह का हम पेलोड वो बिल्कुल फर्क होता है। यानी जिस तरह का हम पेलोड भेज रहे हैं उसमें एकदम से इतना बड़ा गैप है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे देश को 5 देशों के बीच खड़ा कर देती है जिनके पास ये अभी तक टेक्नोलॉजी थी। तो उस तरह से देश के लिए, वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा कदम है।
जैसे गौहर साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कदम है और हम 5 देशों के क्लब में शामिल हो गए हैं, लेकिन 20 साल का लंबा वक्त लगा है हमें इसे तैयार करने में। इतना ज्यादा वक्त क्यों लग गया? जैसा हम लोग जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों में ऐसा होता है कि जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक जबान होती है, एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में अगर हम बात करने के काबिल हैं तो दुनिया के दूसरे ग्रुप्स हमें मान्यता देते, और अगर हम उस भाषा में बात करने के काबिल ही नहीं तो फिर हमें कोई और मान्यता नहीं देता। दूसरी बात यह है कि ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज जिनको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो सीमाओं के परे होती हैं जरा सा जी, उनमें सारे देश अपने अपने लेवल के ऊपर उनको छुपा के रखते, बचा के बताते रखते, नहीं, ताकि वो अगवा कतारों में रहे। साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वो आगे रहने के लिए काम करते हैं। तो अगर हम दूसरों से बात कर पाए, अगर हम वहां पर सीमा को चूम सके, अगर हम सीमा को छू सके, तो फिर दूसरे देश भी हमारे करीब आते हैं, हमें मदद करते हैं, हम उनकी भाषा भी समझ पाते हैं, वो हमारी भाषा समझ पाते हैं। हमें 20 साल इसलिए लगे कि बहुत सारे देश ये नहीं चाहते थे, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खास तौर से शामिल है, कि ये टेक्नोलॉजी हम तक पहुंचे। एक तो वजह ये थी शायद कि वो चाहते थे कि उनसे खरीदी जाए, उन पे निर्भर रहे हम, थी कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और चीजों में बहुत किया जा सकता है। देवबंद साहब, जैसे कि अमेरिका की जब बात कर रहे हैं रजा साहब की, अमेरिका नहीं चाहता था कि हम बने, लेकिन हमें भी 20 साल का वक्त लगा है। अब जबकि हमने ये दूरी तय कर ली है और अब हम उन 5 देशों के क्लब में शामिल हो गए हैं, तो आगे हमारे लिए ये सौदा बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे देश जो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते लेकिन अपने यानों को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं, वो भी हमारी तरफ आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा कद इस लिहाज से भी बड़ा होगा। बिल्कुल, जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो उसमें बात होती है जहां हम लोग कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है, हमारी प्रतिस्पर्धा किसी भी कंपनी से है, तो मैं सस्ते दाम में बेटर चीज़ कैसे दे पाऊंगा, तो उसी पे ये डिपेंड करता है। तो हम लोग जो लॉन्चेस जो हैं, जो इसरो की जो एक कमर्शियल विंग है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, वो जब ये लॉन्चेस करने शुरू करेंगी और ऑलरेडी दूसरे देशों के लिए कर चुके हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है, जो आप दूसरे कंपैरिजन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ या 1/3 आती है। तो नेचुरल है कि जो देश जिनके पास सैटेलाइट तो जिन्होंने बना लिए हैं, लेकिन उनको उसके लिए लॉन्चर्स चाहिए, जो लॉन्चर्स उनको कम कीमत पर और रिलायबल लॉन्चर्स मिलेंगे तो उनके पास ज़रूर जाएंगे। तो अपने आप में ये इकोनॉमिकली फायदेमंद साबित होने वाला है। ये नरोत्तम जी, ऐसे अभियानों में जो अंतरिक्ष से जुड़े होते हैं, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल जैसे बातों बातों में बता रहे थे देवबंद साहब की उस वक्त भी किया गया था जब चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उस वक्त उस यान में क्रायोजेनिक इंजन का ही इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह के इंजन को प्रेफर क्यों किया जाता है? स्पेशल इसके लिए, सपोज आज क्रायोजेनिक इंजन नहीं हो सकता था तो फिर भी हमारा जीसैट जो है जीसैट वो भी जा सकता था, बट इसके लिए जितने ह्यूज क्वांटिटी ऑफ जो इसका विनियोग का हम लोगों ज्यादा परिमाण में करने वाला थे।